आखिर एक्जिमा किस बीमारी का नाम है? क्या एक्जिमा लाइलाज है? आखिर किस तरह इस एक्जिमा से जान छुटाई जाए? क्या एक्जिमा एक इंसान से दूसरे इंसान को भी लग सकता है? क्या एक्जिमा छूने से फैलता है? क्या एक्जिमा कैंसर भी बन सकता है? क्या एक्जिमा लाइलाज है? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर माज विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा विजिबल भी है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी है। ये इतनी ज़्यादा कॉमन है कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 10% लोग कभी ना कभी इस बीमारी का शिकार ज़रूर होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्जिमा की, जिसका दूसरा मेडिकल नेम डर्मेटाइटिस है। It is estimated that up to 35 million people in the United States alone suffer from this condition. एक्जिमा या डर्मेटाइटिस का आम अल्फाज में मतलब हमारी जिल्द में सोजिश का होना है, यानी हमारी स्किन का इन्फ्लेम्ड हो जाना है। लेकिन इस बीमारी की प्रेजेंटेशन काफी वेरिएबल हो सकती है, काफी डाइवर्स हो सकती है। अगर मैं एक्जिमा के सिम्टम्स की बात करूं तो एक्जिमा में दरअसल हमारी स्किन पे कुछ रैशेस बन जाते हैं। ये रैशेस अमूमी तौर पे लाल कलर के होते हैं, लेकिन इन रैशेस का कलर आपकी स्किन की कलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि वाइट रेस के लोगों में ये रैशेस रेड कलर के होते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिनकी स्किन कलर्ड है, जिनकी जिल्द को हम स्किन ऑफ कलर कहते हैं, उनके अंदर ये रैशेस हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, यानी कि डार्क ब्राउन या ब्लैक डिस्कलरेशन के साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इन रैशेस में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस होती है, यहाँ तक कि स्केल्स फॉर्म हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इचिंग भी हो सकती है, खास तौर पे एक्यूट एपिसोड के टाइम पे। इसके अलावा ये रैशेस पस्ट्यूल्स की फॉर्म में भी अपीयर हो सकते हैं और कुछ स्पेशल फॉर्म्स में एक्जिमा स्मॉल अल्सर्स की शक्ल में भी प्रेजेंट हो सकता है, खास तौर पे अगर इसके ऊपर सेकेंडरी पैथोजेनिक इन्फेक्शन भी हो जाए। A lot of times people when they hear eczema they just think dry skin, but they don't understand. You feel like your body is burning. It changed my life. एक्जिमा की दरअसल वैसे तो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ज़ेरोटिक डर्मेटाइटिस, डिस्क्वाइड डर्मेटाइटिस, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन टाइप है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अगर हम एक्जिमा के कॉज की बात करें तो एक्जिमा का वैसे तो कोई भी एब्सोल्यूट नोन कॉज नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एक्जिमा जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी दरअसल जेनेटिकली ट्रांसफर होता है और इसकी प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन बच्चों में होती है, यानी यंग एज से ही शुरू हो जाती है। यंग एज में रैशेस चेहरे पे अपीयर होते हैं, यानी फेशियल रैशेस पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है उसी तरीके से रैशेस भी और ज्यादा वाइड स्प्रेड होते चले जाते हैं और पर्टिकुलरली हमारी बॉडी के फ्लेक्सर सरफेस पे अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारी एल्बो के अपोजिट, हमारे नीज के अपोजिट। उसके अलावा गर्दन भी एक बहुत ही कॉमन साइट है एक्जिमा के रैशेस की। जैसे मैंने बताया कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा की सबसे कॉमन टाइप है, तो दुनिया भर में पैदा होने वाले बच्चों में तकरीबन 3% बच्चे एटॉपिक डर्मेटाइटिस का शिकार होते हैं और 90% पेशेंट्स में 18 साल की उम्र तक ये बीमारी रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन 10% ऐसे मरीज होते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस के जिनमें ये बीमारी उनकी एडल्टहुड में भी कंटिन्यू करती है और उनको लाइफ लॉन्ग डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा का सामना करना पड़ता है। It was life threatening, like his life could have been over. Just wanted to end my life so I could end it. इस बात का मानना है कि एक्जिमा के पेशेंट्स में एक ऐसी जीन्स में म्यूटेशन होती है जो कि फ्लैग्रिन नामी प्रोटीन को इनकोड करती है और वो प्रोटीन हमारी जिल्द में स्किन बैरियर को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो कॉन्सिक्वेंटली हमारा स्किन बैरियर सही तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता, रिजल्टिंग हमारी स्किन में जो मॉइस्चर मौजूद होता है वो एनवायरमेंट में चले जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई और स्केली अपीयर होती है। इसके अलावा स्किन बैरियर के डैमेज होने की वजह से जो पैथोजेंस हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है, हमारे स्किन के ऊपरी सतह पे मौजूद है, वो हमारे स्किन के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो बीच में एक दीवार थी यानी कि स्किन बैरियर वो अब डैमेज हो चुका है और उसमें बीच बीच में दरारें पड़ चुकी हैं। तो एक्जिमा की पैथोफिजियोलॉजी और मैनेजमेंट इसी फैक्ट के गिर्द घूमती है कि हमारा स्किन बैरियर एक्जिमा में डैमेज है, जिसकी वजह से हम मॉइस्चर को भी लूज कर रहे हैं और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क भी हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी लोगों में मिसकंसेप्शन होती है वो ये कि एक्जिमा एक बंदे से दूसरे को भी लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्जिमा इज अ नॉन कंटेजियस डिसऑर्डर, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को टच करने से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस के उस पेशेंट में सेकेंडरी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो जाए। इस कंडीशन के अलावा
एक्जिमा एक नॉन कंटीजियस डिसऑर्डर है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के उस पार्ट की तरफ कि जिसके लिए ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा। किस तरीके से एक्जिमा को ठीक किया जाए, उसका इलाज किया जाए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे ये सुन के कि एक्जिमा का कोई भी एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, यानी एक्जिमा का कोई भी मुकम्मल इलाज अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि एक्जिमा के रैशेस ठीक नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक्जिमा का भले ट्रीटमेंट ना हो लेकिन हम एक्जिमा को मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो अगर एक्जिमा की मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले नंबर पे तो एक सिंपल फैक्ट आता है कि आपके जो भी रैशेस हैं बॉडी के जिस भी हिस्से में, आपने उसको कभी भी स्क्रैच नहीं करना, क्योंकि जब भी आप अपने रैशेस को स्क्रैच करेंगे तो ना सिर्फ कि आप स्किन बैरियर को डैमेज करेंगे, जिस बैक्टीरिया वायरसेस एंटर कर सकते हैं स्किन में, इसके अलावा स्क्रैच करने से मजीद सोजिश में भी इजाफा हो सकता है हमारी स्किन पे, जो कि दरअसल एक्जिमा का रूट कॉज है। दूसरा पॉइंट एक्जिमा की मैनेजमेंट में एमुलेंट्स का इस्तेमाल है। एमुलेंट्स का मकसद है मॉइस्चराइजर। आप में से काफी लोग को इस बात का अंदाजा होगा कि मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना एक्जिमा से होने वाले रैशेस को ठीक करने में मदद दे सकता है और एक सूदिंग इफेक्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से मॉइस्चराइजर्स को इस्तेमाल किया जाए और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आप किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज ये कि मॉइस्चराइजर फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, क्योंकि फ्रेग्रेंस एक स्टिमुलेंट के तौर पे, एक ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पे काम करती है एक्जिमा कॉज करने में। दूसरी चीज ये कि मॉइस्चराइजर जितना ज्यादा ऑयली होगा, जितना ज्यादा ऑयल बेस्ड होगा, उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो भले ऑयली मॉइस्चराइजर लगाना आपको पसंद ना हो, थोड़ा बहुत डिसकंफर्टेबल भी हो, लेकिन ऑयली मॉइस्चराइजर ही एक्जिमा को ज्यादा एफिशिएंटली ट्रीट कर सकता है या एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। अब अगर बात करें कि इस मॉइस्चराइजर को कब लगाना है, तो सबसे पहली बात तो बहुत ही बेसिक है कि जब भी आपको लगे कि आपका रैश ड्राई हो रहा है, आप उसमें मॉइस्चराइजर लगाएं। और दूसरी बात यह कि जब भी आपकी जिल्द गीली हो, जब भी आप अपनी स्किन पे पानी लगाएं, चाहे वो नहाते हुए हो या वजू करते हुए या ऐसे ही मुंह हाथ धोते हुए, तो उसके फौरन बाद आपने उसमें मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं। और मॉइस्चराइजर्स लगाने से पहले आपने टॉवल से अपनी स्किन को ड्राई नहीं करना, बल्कि जब स्किन हल्की सी गीली हो, हल्की सी मॉइस्ट हो, उस पर थोड़ा बहुत पानी मौजूद हो, उसी वक्त आपने उस पर मॉइस्चराइजर लगाने हैं, ताकि वो मॉइस्चराइजर पानी को ट्रैप कर ले अपने और स्किन के दरमियान में। और ये करने से आपकी स्किन की ड्राइनेस और एक्जिमा के रैशेस सबसाइड हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है टॉपिकल क्रीम्स का या ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करना। अगर हमें ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स में से किसी एक को चूज करना पड़े तो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा इफेक्टिव ऑइंटमेंट्स हो सकते हैं अपने ज्यादा ऑयल बेस्ड कंटेंट की वजह से। तो एक्जिमा के ट्रीटमेंट में टॉपिकल क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल होते हैं स्टेरॉइड्स के। माइल्ड एक्जिमा की मैनेजमेंट में लो डोज स्टेरॉइड इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर आपकी बीमारी की शिद्दत ज्यादा है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हाई डोज स्टेरॉइड भी सजेस्ट कर सकता है। स्टेरॉइड्स के ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स आपको दिन में तकरीबन 2 दफा अपने रैशेस के ऊपर लगानी होती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट यह है कि अगर आपके रैशेस के ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा आपको ब्लीच बाथ जैसी रेमेडीज भी सजेस्ट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्जिमा के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में, और वो है एक्जिमा को ट्रिगर करने वाले एलर्जन को ढूंढना और उससे बचना। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि एक्जिमा में हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है कुछ पर्टिकुलर एलर्जन से, जो कि फिर हमारी स्किन में सोजिश यानी कि एक्जिमा के रैशेस को कॉज करवाते हैं। ये एलर्जन काफी मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपकी खाने की चीजों से लेकर आपके पहनने की चीजों तक, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास एलर्जन के बारे में बताऊंगा जो कि देखा गया है कि लोगों में एक्जिमा को ट्रिगर करवा सकते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम फूड प्रोडक्ट्स में भी बात करें तो पर्टिकुलरली डेयरी प्रोडक्ट, इसके अलावा अंडे और गोश्त का इस्तेमाल, इन पर्टिकुलरली बीफ या मटन खाना, और इसके अलावा खास तौर पे शुगर यानी चीनी को अपने डाइट में इस्तेमाल करना एक्जिमा को ट्रिगर कर सकता है। चीनी को चाहे आप किसी शरबत में इस्तेमाल करें, आप चाय में इस्तेमाल करें, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स रेगुलर बेसिस पे पीते हो, चॉकलेट्स खाते हो, या कोई भी स्वीट प्रोडक्ट्स जैसे कि आइसक्रीम या मिठाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जरिए आपकी बॉडी में चीनी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जा सकती है। तो चीनी को अवॉइड करें, अंडों को अवॉइड करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध दही को, पनीर को अवॉइड करें, गोश्त को अवॉइड करें, और फिर जब आपकी ये रैशेस खत्म हो जाएं तो एक एक ग़िज़ा को दोबारा अपनी डाइट में इस्तेमाल करना शुरू करें। और जिस ग़िज़ा को शुरू करने के फौरन बाद आपको स्किन रैशेस दोबारा शुरू हो जाएं, समझ लें कि वही एलर्जन था, तो फिर आप सिर्फ उसी ग़िज़ा को अपनी डाइट से अवॉइड करें और बाकी तमाम ग़िज़ा दोबारा शुरू कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स के अलावा ये एलर्जन मुख्तलिफ तरीकों के भी हो सकते हैं, जैसे कि वूल का इस्तेमाल।
यानी कि ऊनी कपड़ों के इस्तेमाल से भी एक्जिमा हो सकता है। तो इसका ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि आप लेदर जैकेट्स का इस्तेमाल करें या लेदर से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों में एक्जिमा फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल की वजह से भी देखा गया है। तो अगर आप कोई ऐसा साबुन या ऐसा हैंड वॉश या फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जिल्द के ऊपर कि जो कि कमर्शियल नौइयत का है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस मौजूद है, तो आप उसको रिप्लेस करें किसी मेडिकेटेड सोप के साथ जिसके अंदर फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी मौजूद ना हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में टेम्परेचर के चेंज होने से भी, यानी बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से भी एक्जिमा के ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए एडवाइजेबल यही है कि वो मॉडरेट क्लाइमेट वाले एरियाज में रहें। अगर मुख्तलिफ डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद भी और इन मैनेजमेंट के तरीकों पे अमल करने के बावजूद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, आपके रैशेस ठीक नहीं होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट में कुछ एडवांस टूल्स, कुछ एडवांस रेमेडीज भी मौजूद हैं, जैसे कि फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में आपको खास किस्म की लाइट से एक्सपोज कराया जाता है, जिसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक्जिमा के ट्रीटमेंट के लिए काफी रिसर्चेस, काफी स्टडीज भी कंडक्ट की जा रही हैं और कुछ न्यू बायोलॉजिकल एजेंट्स भी ऐसे फाइंड आउट किए गए हैं जो कि एक्जिमा के ट्रीटमेंट में, उसकी मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो अगर एक्जिमा की बेसिक मैनेजमेंट, बेसिक प्रोटोकॉल से आपके एक्जिमा के रैशेस ठीक नहीं हो रहे, तो उम्मीद हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्जिमा की अब एडवांस टेक्निक्स भी मौजूद हैं। लेकिन आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्जिमा का कोई भी ट्रीटमेंट एब्सोल्यूट नहीं है, ये सिर्फ एक्जिमा को मैनेज करेगा। लेकिन आप अगर अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और कंसिस्टेंटली अगर आप अपने ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंस शो करें और इसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंजेस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उस पर अमल करें, तो आप अपने रैशेस को बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं और दोबारा रैशेस के ब्रेकआउट की फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। और इन सम केसेस अगर आपका एक्जिमा कंप्लीटली खत्म नहीं होता, 95% अगर वो रिजॉल्व हो गया है, तो वो भी आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। और जो 5% नहीं हुआ, वो भी एक लॉन्ग टर्म थेरेपी के जरिए ठीक हो सकता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्किन के मोस्टली ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होते हैं, जिनकी मैनेजमेंट कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक भी चल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।